तो मैं सेफली कह सकता हूँ कि शायद मैं ही पहला बंदा हूँ जिसने इस टॉपिक पे पीएचडी की थी। 10 सालों में अ, जो बीमारियां 8वें 10वें 9वें नंबर पे थी वो पहले 2 नंबरों पे आ गई। मसलन 25 से लेके 37 साल के एज का और 42 साल के एज के दरमियान लोगों को मार रही है, और ऐसे मारे कि एक ही झटका आता है और एक ही झटके के साथ आप गायब हो जाते हो। अल्लाह गुनाहों पे सजा देने के लिए आपको आप पे इस किस्म के अजाब ले आता है, तो फिर तो यूरोप और अमेरिका को डूब जाना चाहिए। जो लास्ट आइस एज था वो 10,600 साल पहले था। दुनिया में 600 कुछ ट्रिलियन दरख्त हैं, उन्होंने गिने हैं कहते हैं। वो ओजोन लेयर एक्चुअली आपको जो सूरज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उससे बचाता है। अगर ये हट जाए तो पूरी दुनिया विद इन सेकंड्स खत्म हो जाए। 1804 को दुनिया की आबादी 1 बिलियन थी, 1 अरब। 221 साल में आप आबादी 8.4 बिलियन पे ले आए हो, सिर्फ 221 साल में, जबकि 12 लाख साल पहले आप सिर्फ 55,000 थे। आप अंदाजा करें कि आप सूरज से आपके पास रोशनी आती, अल्ट्रावायलेट रेज आती, वो जो पड़ती है अगर आप उसको 100 मान लें तो उसका 75% आपके पास दुनिया में रह जाता है, 25% ने वापस जाना होता है। सर ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या चीज है? कई ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान 37 दिन सर्दियां छोटी हो गई। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर खालिद खान साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर वैसे तो आपके अच्छे खासे इंटरव्यूज़ और इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए अगर आप थोड़ा अपना तारुफ करवा लें। कोई 2 साल हो गए हैं मुझे। वैसे तो जब पीएचडी में दाखिला लिया था तो उसी वक्त से ये बात जहन में थी कि आने वाले वक्तों में ये एक ग्लोबल और बहुत गंभीर मसला बनेगा। एंड दिस इज अबाउट 26 ईयर्स बैक कि जब मुझे पता चला कि यार ये चीज़ मसला बनेगा, तो मैंने जब अपनी पीएचडी शुरू की थी तो उस वक्त आई मीन मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस टॉपिक पे या एमफिल कर रहा हो या पीएचडी कर रहा हो। तो मैं सेफली कह सकता हूँ कि शायद मैं ही पहला बंदा हूँ जिसने इस टॉपिक पे पीएचडी की थी। उसके बाद आपको पता है 2006 में एल गोर जो कि वाइस प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसने एक मूवी बनाई कोई 20 मिनट की, एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ, और उसमें उसने पहली दफा लोगों को पता चला कि वाकई में क्लाइमेट चेंज हो गया है, और उसने साबित किया। वो तो उसके पास तो रिसोर्सेस थे, दौलत थी, पूरे ग्लोब का उसने चक्कर लगाया, उसने सैटेलाइट के इमेजरीज बनाई और साबित किया कि वाकई में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उस वक्त सिर्फ हो रहा है पे बात होती थी। आज भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक 25 साल हो गए हैं, अब भी लोग कहते हैं जी ये पता नहीं अल्लाह की तरफ से है, कोई कहता है जी अमाल की वजह से है, कोई कहता है गुनाह बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये गुनाह वाले टॉपिक पे पिछले दिनों कहीं बैठे हुए थे तो इस पे गपशप लग रही थी, तो किसी ने कहा कि जी अगर गुनाहों वाला पैमाना है कि अल्लाह गुनाहों पे सजा देने के लिए आपको आप पे इस किस्म के अजाब ले आता है, तो फिर तो यूरोप और अमेरिका को डूब जाना चाहिए था, सारे के सारे अमेरिका और यूरोप, क्योंकि वहाँ वो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो आज़ाद ख्याल हैं और उनके यहाँ वो जो 2 नंबर का काम है वो जी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। बट आप देखें कि उनके यहाँ तो अगर कोई एनवायरनमेंट स्टेबल है या इकोसिस्टम किसी हद तक ठीक हालत में काम कर रहे हैं तो वो उन्हीं इलाकों के काम कर रहे हैं, वहीं पे भी मामला ठीक है उनको। आप अब भी जाएं तो आपको किसी भी दिन जहाँ जिस दिन बादल ना हो आप आसमान की तरफ देखें, अगर आपको कहीं वाकई में नीला आसमान देखना है तो आप अमेरिका चले जाओ, आप यूरोप चले जाओ, किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्री चले जाओ, आपको पता चलता है नीला आसमान कहते किसको है। या फिर जब आप सांस ले रहे होते हैं, आप सड़क पे जा रहे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैं कहीं साफ सुथरे माहौल में फिर रहा हूँ। तो मेरे लिहाज से तो आई मीन इससे बेहतर क्या बात की जा सकती है इसमें। एल्गोस गीक टीवी की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से बाखबर रहें। सबसे पहले तो ये बताएं कि माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज है क्या, और साथ में ये भी बता दें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब से बनी नौ इंसान पर इसके असरात शुरू हुए हैं
और कब इंसानों को इसके बारे में आगाही हुई है कि अब हमें इसके ऊपर सीरियसली काम करना होगा? एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक मुझे मौका मिला आपने बात की तो मुझे याद आया कि जो क्लाइमेट चेंज है और इसके दो मेजर चीजें जिसको डिस्कस करना जरूरी होता है। एक को कहते हैं सोर्स, एक को कहते हैं सिंक। सोर्स वो चीजें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा करती हैं और वो टेम्परेचर को बढ़ाती है। सिंक वो है जो इसको एब्जॉर्ब करती है। अब जितना आप छोड़ रहे हो उतना एब्जॉर्ब हो नहीं रहा। ठीक, इस वक्त पूरी दुनिया की जो दरख्त मिलकर, पूरी दुनिया के जो दरख्त मिलकर वो सिर्फ 45% आपके ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पूरी दुनिया की। और उसमें सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे है? ब्राजील में। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के जो लंग्स हैं वो ब्राजील में है। बकाया सबको भूल जाए। कहीं स्टडी हुई है, इसको इस मौके पे बताना जरूरी है। आपने तफसील से पूछा तो मुझे मौका मिल गया, मैं बता दूं। येल एक यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा यूएसए की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी में से। और मैं इन दोनों में वो दो चीजों पे उनके ही उसको वॉच कर रहा हूँ। एक तो वो ट्रीज पे काम कर रहे हैं और एक पानी पे काम कर रहे हैं। दोनों पे उन्होंने बड़ा एक एविडेंस बेस्ड और ऑथेंटिक डेटा इशू किया है लास्ट ईयर में। येल की यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जिस वक्त जो लास्ट आइस एज था वो 10,600 साल पहले था। मतलब आइस एज का मतलब है कि जब सारी दुनिया पे बर्फ हो रही होती है तो लोग गारों में रह रहे होते उसमें, वो शहर वहर भी थे उन दिनों में। आइस एज 10,600 साल पहले खत्म हुआ। अब हम इंटर एशियल ग्लेशियल एज में है, जिसमें वो पीरियड है जिसमें बर्फ इस तरह नहीं होगी। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज क्लाइमेट चेंज। उसके बाद ग्लेशियल एज दोबारा शुरू हो जाएगा। अब कब होगा मैं नहीं पता, 10,000 साल बाद, 20,000 साल कब होगा, वी डोंट नो। क्योंकि जो हालात है उसको तो हम शायद ग्लेशियल एज आने ही ना दे। शायद फायर एज हो। किसके तो कहते हैं उस वक्त दुनिया में 600 कुछ ट्रिलियन दरख्त हैं, उन्होंने गिने हैं। दे हैव एन इन्वेंटरी कि 600 ट्रिलियन दरख्त है दुनिया में, जो इस पूरे अरसे में इसके साथ जो मेन फैक्टर है दरख्तों की सफाई का, वो एक्सप्लेन करके देता हूं। तो इस वक्त आपके पास कोई 3.1 ट्रिलियन दरख्त रह गए, जिसमें से हर साल आप ठीक ठाक 25 बिलियन दरख्तों का सफाया कर रहे हैं पूरी दुनिया में। मैं नॉट पाकिस्तान, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अपने तो है ही, हमने तो कसम खाई हुई है ना कि हम जो सब्ज उठा हुआ दरख्त है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको काटो। हाँ, जो हम दरख्त नजर आए उसे काटो, उसका कत्लेआम कर दो। हमने तो वैसी कसम खाई हुई है ना जी। तो जो इसके साथ जो फैक्टर है ग्लेशियल एज के साथ, हमने चूंकि बढ़ते चले गए। 12 लाख साल पहले पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 55,000 थी। 1 अगस्त 1804 को दुनिया की आबादी 1 बिलियन थी, 1 अरब। 221 साल में आप आबादी 8.4 बिलियन पे ले आए हो, सिर्फ 221 साल में। जबकि 12 लाख साल पहले आप सिर्फ 55,000 थे। आप अंदाजा करें कि आपने क्या किया है अपने साथ। अभी भी आप कम होने के बजाय या रुकने के बजाय कसम खाए हुए हैं कि अगले 10-15 सालों में हमने 10 अरब से ऊपर चले जाना है। ये जो प्रेडिक्टेड फिगर है वो 2050 का है, लेकिन मेरा अंदाजा ये कि 10-12 साल के अंदर अंदर हम ये 10 लाख वाला फिगर भी क्रॉस कर जाए। प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। अब पाकिस्तान के लिए तो मैं हर जगह आप कहता फिर रहा हूँ, हर मीडिया पे कि पाकिस्तान का कौमी खेल है बच्चे पैदा करो, शादियां करो, बच्चे पैदा करो। आई मीन जी, सबसे आपके लिए आसान खेल है। 5 से 10-15 ये तो कोई इशू ही नहीं हमारे लिए ना। हमने तो कसम खाई हुई है, हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी, मुल्क हमारा इतना बड़ा नहीं है लेकिन 5वीं बड़ी आबादी। तो ये रिसोर्सेज आपके जो 1 अरब लोगों के लिए थे, अब उसकी जरूरतें बढ़ने लगी। तो आपने क्या किया कि आपने जंगल साफ करने शुरू कर दिए ताकि एग्रीकल्चर कर सकें हम, ताकि फूड ज्यादा पैदा कर सकें। क्योंकि आपका सिर्फ शिकार से मसला हल नहीं होता। व्हाट यू डू दैट, आपको ग्रो करना है तो फिर आप एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ अकसाम पे जा रहे थे। हर जगह आपको जमीन की जरूरत थी, आप जमीन दरख्तों से साफ करते चले गए। इसका मतलब है कि आपने एक तरफ तो खुराक अपने लिए पैदा किया, लेकिन दूसरी तरफ आपने अपने लिए माहौल को डिग्रेड करना शुरू कर दिया। अब जो काम 8 लाख साल में नहीं किया था वो आपने पिछले 200 साल में कर दिया। वैसे प्रिसाइसली 1760 से हमारी तबाही का आगाज हुआ, जब हमने इंडस्ट्रियलाइज होने का फैसला किया, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था।
उसके बाद से हमने तरक्की करने को अपने लिए एक मिशन बना लिया। जब आप तेजी पकड़ते हैं, आपको पता है ना कि जितनी तेज गाड़ी आप चलाते हैं उतना तेज वो फ्यूल इस्तेमाल करता है। पेट्रोल है तो पेट्रोल इस्तेमाल करेगा, जो भी उसका सोर्स है वो उसको ज्यादा इस्तेमाल करेगा। तो आपने क्या किया, आपने स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया, तेज रफ्तारी पकड़ना शुरू कर दिया। आज तेज रफ्तारी का पैमाना क्या है आपके पास? तो जनाब अली इलोन मस्क साहब ने रॉकेट बना लिया है। अब अगला ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये कहता है कि जी मैं एक कॉन्टिनेंट से, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने को 50 मिनट में पहुंचूंगा। मैं इन दिनों में जब अमेरिका सफर करता हूं तो पूरा एक दिन लगता है। नॉर्मली 18 घंटे से 24 घंटे तो कहीं नहीं गया। वैसे सफर तो 13-14 घंटे का है, लेकिन जाहिर है एयरपोर्ट पे रुक गए, फिर आपने ट्रांजिट किया, फिर कहीं और चले गए, या फिर और कहीं भी कोई भी वजह हो सकती है, आपका सफर लंबा हो सकता है। तो एक दिन तो लगा कहाँ एक दिन या 24 घंटे, कहाँ सिर्फ 50 मिनट। अब ये क्या करेगा, आप अंदाजा करें कि किस किस्म का वो फ्यूल इस्तेमाल करेगा। ठीक, तो आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपके कारखाने बढ़ रहे हैं, जितने कारखाने बढ़ेंगे उतना ही आप फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही गर्मी बढ़ाएंगे, ये सब कुछ ऊपर जा रहा है। खतरनाक बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल आप छोड़ते हैं और वो एनीथिंग बिटवीन 200 साल से लेके 1000 साल तक लेगा मरने में। एक मॉलिक्यूल, अगर दरख्त नहीं होंगे तो एक मॉलिक्यूल नहीं, वो तो देखे ना, उस बात ये कि आपके पास सिंक जो है, आपके जो सबसे बड़ा सिंक है वो दरख्त नहीं है, वो ओशन है। आपके सबसे ज्यादा आपके जो उसको एब्जॉर्ब करता है उस गर्मी को या के ग्रीन हाउस गैसेस को, वो ओशंस करते हैं। और आपको पता है ना कि दुनिया 3/4 जो है वो समंदर है सारे। तो अब वहां पे भी मसला पड़ने वाला है, क्योंकि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जी टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री से समंदरों का भी बढ़ गया है। इस तरह बकाया दुनिया का 16.2 हो गया, इस तरह ओशन का टेम्परेचर बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम होती चली जाएगी, मतलब वो भी पकड़ने के बजाय वापस ही छोड़ने के चक्कर में हो गए। तो थिंक कि जब इधर से भी उठ रहा है और उधर से भी उठ रहा है, और फिर आपने भी तो कसम खाई हुई है कि आपने शहरों को कंक्रीट के जंगल बना के छोड़ना है ना। ऑफ लेट कहीं हम बात कर रहे थे किसी जगह पे, इट वाज अ हाई लेवल मीटिंग और उसमें मिनिस्टर वगैरह भी बैठे हुए थे। उसमें किसी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि जी हम जंगल वो करेंगे ना, पाकिस्तान में जंगल ज्यादा करेंगे। मैंने कहा जी जंगल ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन कंक्रीट के, दरख्तों के जंगल अभी नहीं बढ़ रहे हैं आपके। अभी उसके लिए आपको एक बहुत मजबूत उसकी जरूरत पड़ेगी। सर यहाँ पे आपने कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज किए हैं, मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन अगर मैं एक टर्म बोलूं और आप मुझे जी मुख्तसरन थोड़ा सा कर दें, ताकि हम आगे जाने से हाँ जी, उन टर्म्स को समझ लोगों को समझ आए कि एक्चुअली है क्या। हम बात क्या। हाँ जी जी बिल्कुल। सर, ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या चीज है? अच्छा, ऐसा है कि हमने जहाँ नर्सरीज हैं, ये जो पौधे बेचने वाले जिनका कारोबार है, जी उनके यहाँ आपने देखा होगा कि उन्होंने एक टेंट टाइप जगह रखी होती है, और उसके अंदर उन्होंने बीज लगा के, वो छोटे छोटे प्लास्टिक के बैग्स में या छोटे छोटे गमलों में उन्होंने बीज लगा के वो निकालना होता है, स्प्राउटिंग करानी होती है, छोटे छोटे पौधे उगाने होते। वो जो माहौल है अंदर, वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। मतलब अगर बाहर सर्दी भी है, लेकिन अंदर आपने टेम्परेचर ऐसा रखा हुआ है कि जिसमें वो बीज वो स्प्राउटिंग करके उसमें से पौधा निकल आए। तो इस इफेक्ट को, चूंकि ये ग्रीन हाउस है, इस ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें टेम्परेचर आ तो सकता है, बाहर नहीं जाता, आपने इसके अंदर टेम्परेचर रखना होता है। जो कुदरत का वो है वो ये है कि सूरज से आपके पास रोशनी आती, अल्ट्रावायलेट रेज आती, वो जो पड़ती है अगर आप उसको 100 मान ले तो उसका 75% आपके पास दुनिया में रह जाता है, 25% में वापस जाना होता है। तो जो 75% है वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि उसी से आपके पौधे, आपकी फसलें, आपका जो फूड का सिस्टम है पूरा, और जो इंसानों ने गर्म रहना है और आपके बदन का टेम्परेचर जो गर्म रहना है, कुछ जानवरों ने ठंडा होना है, कुछ जानवरों ने गर्म होना है, उस पूरे निज़ाम को, इसको जो है वो 75% जो गर्मी पड़ रही है उससे आपका सारा निज़ाम चल रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उससे फल बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उससे गंदम हो रही है, उससे ज्वार हो रही है, उससे आपको फल मिल रहे हैं, सब्जी मिल रहा है, जानवर बड़े हो रहे हैं। आई मीन द
होल सिस्टम ऑफ फूड जो है वो उससे आपका चलता रहता है। ये जो 25% जा रहा होता है ये अब नहीं जाता ऊपर, इसमें से मैक्सिमम रह जाता है या फिर मैक्सिमम टाइम के लिए रुक जाता है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपको जो बचाता है वो एक ओजोन लेयर है। ओजोन का मतलब है कि ऑक्सीजन के 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो 3 ऑक्सीजन, वो उसको ओजोन कहते हैं। वो ओजोन लेयर एक्चुअली आपको जो सूरज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उससे बचाता है। अगर ये हट जाए तो पूरी दुनिया विद इन सेकेंड्स खत्म हो जाए। तो अल्लाह का एक निज़ाम है जो उसने आपको बचाना होता है, उसी में से फिल्टर होके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होके नीचे आपके पास आ रहे होते हैं। अब ये 25% जो है वो ओजोन लेयर तो रोक उसके पीछे तो चला जाएगा, लेकिन पोल्यूशन बढ़ गई आपकी हवा में, तो उस पोल्यूशन की वजह से वो रुक जाता है या वो फिर रह जाता है। तो ये रुकना रहना जो है इसको इसी तरह इससे तशबीह दी गई, इस तरह आपकी नर्सरीज में या आपके जो पौधे हैं ऑफ सीजन आप कुछ करना चाहें उससे इसको मिला के कहा गया है कि ये ग्रीन हाउस गैसेज है। वो गैसेज हैं जिन्होंने टेम्परेचर आज की दुनिया का बढ़ाना शुरू। जब ये रुकेंगे जाहिर है तो गर्मी बढ़ेगी आपकी, तो जितनी गर्मी बढ़ेगी उसी से ये इफेक्ट आता है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट बताया गया। तो मेजर 2-3, वैसे तो 5-6 हैं लेकिन 2-3 सबसे आम है। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, आपका ओजोन है, आपका जो वो है मीथेन के साथ एक और वाटर वेपर्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये जितने गैसेस हैं 5-6 ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये आपकी दुनिया का टेम्परेचर 15 से उठा के 1.2 पे ले आए। अब ये होता किस तरह है? परमिसिबल जो है वो कहते हैं कि जी आपका जो आइडियली 320 से नीचे होना चाहिए पार्ट्स पर मिलियन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है। मतलब वो वैसे तो ग्रीन हाउस गैसेस है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम एग्जांपल के तौर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है, वो आम है, दैट इज 53 to 57% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस का जो फार्मूला है सबसे ज्यादा ये है। मीथेन कोई 13% और फिर 5-5, 6-6, 7-7 ये बकाए दूसरे हैं। तो जो सबसे ज्यादा है उसी की बात पे जाते हैं। तो उसका बढ़ना पैमाना है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा उस हिसाब से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए कि ये ऊपर जाके आपको मसाइल पैदा करता है ना, जिस तरह आपको कहा कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट लाता है ये। तो ये 320 से इसे नीचे होना चाहिए। आज आपके पास आते वक्त इसको जब मैंने चेक किया ये पिछले 15-20 दिनों से 422 423 के आगे पीछे घूम रहा है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, जो इरिवर्सिबल पॉइंट है वो 450 है। तो अगर मैं कल का ले लूं तो 422.3 या 4 भी ले लूं तो मेरे पास कितना वक्त बाकी रह गया है 450 तक पहुंचने का। बहुत तेज रफ्तारी से पिछले 10 साल से हर साल जो है वो पिछले साल से गर्म है। तो मैं जब कोई इस तरह का, जिस तरह के साथ बात हो रही है, मुझे कहीं कॉन्फ्रेंस में बात करने का मौका मिलता है तो मैं कहता हूँ कि जी दोज़ख की गर्मी का और पाकिस्तान या पेशावर की गर्मी का आपस में मुकाबला है। दोज़ख की गर्मी कहती है मैं आपको बताता हूँ कि इंसानों को कैसे जलाना है, और पेशावर की गर्मी कहती है कि जी मैं बताता हूँ कि इंसानों को कैसे जलाना है। दोनों का मुकाबला है। तो पिछले 2-3 सालों से दोज़ख की गर्मी को हम बीच कर रहे हैं। पेशावर की गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होती चली जा रही है। मेरी एज के लोग या मेरे से जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके लिए तो सांस लेना मुश्किल हो गया है। आई मीन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो सबसे विजिबल इफेक्ट है वो ये है कि आपको ये देखना है कि गर्मियाँ पिछले 10-15 सालों में लंबी हो गई, सर्दियाँ छोटी हो गई। तो किसी ने कहीं इसका वो किया है, कोई इस पर थोड़ी सी रिसर्च की है। तो कई ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान 37 दिन सर्दियाँ छोटी हो गई। तो जब सर्दियाँ 37 दिन छोटी हो गई इसका मतलब है गर्मियाँ 37 दिन बड़ी हो गई। तो इसका मतलब है कि आपका एसी का काम ज्यादा चलेगा, आपके पंखों का काम ज्यादा चलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के, मीथेन के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज्यादा उसका इखराज करेंगे। आपको आपके ज़हन में यह आना चाहिए कि पिछले साल दुनिया ने
एटमॉस्फेयर में 41.6 गीगा टन्स ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ी। इसमें से 37 मिलियन गीगा टन्स जो हैं वो बिलियन गीगा टन्स जो है वो फॉसिल फ्यूल से हैं। फॉसिल फ्यूल तो समझते हैं ना, कोयला है, तो पेट्रोल है, तो डीजल है। ये इन सारों का जो इसके इस्तेमाल से जो आप वो हवा में छोड़ रहे हैं, वो अगर आप देखें तो 37 माइनस तो तकरीबन कोई 4.6 जो है वो बकाया गैसेस हैं, मीथेन, दूसरे तीसरे। ये फॉसिल फ्यूल से आप तबाही फेर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आपने जब गर्मी बढ़ेगी और आप रोड पे जा रहे हैं तो आप गाड़ी में भी बगैर एसी के तो चल ही नहीं सकते। पेशावर के किसी भी रोड पे इट्स अ कंप्लीट हैजर्ड। जो हाजी कैंप का अड्डा है, या आप सदर में जाएं, या फिर आप कारखानों के कहीं चौक में फिरें, कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पैदल फिरना ये बिल्कुल मौत की दावत देने के मुतरादिफ है। तो आप देखें कि मैंने कहीं एक और उसके लिए काम किया तो थोड़ा सा सर्च किया, तो उसमें पता चला कि पिछले 10 सालों में जो बीमारियां 8वें, 10वें, 9वें नंबर पे थी वो पहले 2 नंबरों पे आ गई। मसलन हार्ट अटैक बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ गया है। सबसे ज्यादा अमवात इन दिनों में हार्ट अटैक से हो रही है। जो सांस लेने की बीमारियां हैं वो नंबर 2 पे हैं। तीसरे पे आपकी शुगर की बीमारी आ गई। चौथे पे डिप्रेशन और उसकी बीमारी आ गई। ये सारी बॉटम पे थी। 10 साल के अंदर अंदर ये टॉप की बीमारियां बन गई। और अब तो ये भी नहीं देखती, अब तो जो लंग की बीमारी, सांस की लेने की बीमारी है, जो हार्ट अटैक की बीमारी है, अब तो ये देखती भी नहीं है कि एज क्या है। तो इन दिनों में 25 से लेके 37 साल के एज का और 42 साल के एज के दरमियान लोगों को मार रही है, और ऐसे मारे कि एक ही झटका आता है और एक ही झटके के साथ आप गायब हो जाते हो। सांस की बीमारियां सबसे ज्यादा मसला पैदा कर रही है, इसलिए कि मैंने अभी आपको कहा ना कि पेशावर की रोडों में फिरना अपने लिए सांस की बीमारी और दावत देने के मुतराद। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें एंड कीप वॉचिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।